बस नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज कल भी मैंने छोटा सा डाला था किसान आंदोलन के ऊपर। आज मैं थोड़ा सा इस पर विस्तार से जानकारी दूंगा कि 1947 देश में स्वतंत्रता के बाद में कितने आंदोलन हुए हैं अभी तक देश में और उनका क्या प्रभाव रहा है। तो सबसे पहले तो एक केरला हमारे देश का एक छोटा सा प्रदेश है, वहाँ पे पहला आंदोलन हुआ था 1947 के बाद में। सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था सेव साइलेंट वैली आंदोलन। केरला के एक सांसद जी होते थे DS विजय राघवन जी। उनकी एक परियोजना थी कि हम जंगलों को काट करके वहाँ पे पनबिजली परियोजना स्थापित करेंगे और गांव में बिजली की सप्लाई कराऊंगा, विकास करूंगा। तो वहाँ के जो लोकल आदिवासी थे उस जंगल कटाई का विरोध किया और विरोध इतने प्रचंड तरीके से किए कि उस टाइम श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी और उनको झुकना पड़ा, उस आदेश को रद्द करना पड़ा कि नहीं, आप पनबिजली योजना लगाइए, पनबिजली योजना लेकिन जंगलों को काट करके आप नहीं लगाओगे। तो कुल मिलाकर के उस आदेश को निरस्त करना पड़ा और वो जंगलों की कटाई रुक गई, उनका आंदोलन खत्म हो गया, सरकार उस जगह झुक गई थी। दोस्तों, दूसरा आंदोलन हुआ अप्रैल 1973 में। उसका नाम हुआ था चिपको आंदोलन। गौरा देवी, उत्तराखंड, उस टाइम उत्तर प्रदेश में आता था, बहुत बड़ा प्रदेश। जब उत्तराखंड उत्तरांचल ये सब एक ही होते थे तो ये तो हमारे समझ में भी पंडित नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री होते थे, बहुत बड़ा प्रदेश होता था। बद्रीनाथ, केदारनाथ सब उत्तर प्रदेश में आते थे। तो हिमालय जो तराई क्षेत्र था, गौड़ी पड़वाल, सब दुनिया भर के जो पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ पे ठेकेदार जो होते थे वो सरकारी ठेकेदार टेंडर लेकर के जंगलों की कटाई, मतलब पेड़ को काट करके और उसके जो भी फर्नीचर वगैरह बना करके, तो चूँकि पहाड़ों में जंगल बहुत पाए जाते हैं, तो गौरा देवी जो चिपको आंदोलन एक चालू किया, वो खुद पेड़ों से लिपट खड़ी हो जाती थी और ठेकेदारों को भागना पड़ता था। बाद में वो आंदोलन इतना सफल हुआ कि गौरा देवी जी का नाम हो गया। तो उनके बाद में सहयोगी बहुत सारे आ गए, जो चंदी प्रसाद जी, गोविंद रावत जी, हयात सिंह जी, मतलब उस टाइम के मशहूर नाम थे। ये लोग आ गए, गौरा देवी का आंदोलन वो भी सफल हुआ और बाद में सरकार को झुकना पड़ा, उसको निरस्त करना पड़ा कि नहीं भाई, पेड़ों की कटाई बंद कर दिया जाए और कोई अपनी स्वेच्छा से बेचना चाहे या कटाने के लिए बोले तो जब ही काटो, और ऐसे आप नहीं काटो। क्योंकि जो जल जंगल पहाड़ होते हैं सब चूँकि सरकारी संपत्ति में आती हैं, तो सरकारें इसका उपयोग करती रहती हैं, कभी वहाँ पे कुछ भी योजना लाती रहती हैं। नदी, जैसे नदी हो गई सरकारी संपत्ति हो गई, बड़े बड़े पहाड़ हो गए सरकारी संपत्ति है। तो जो पहाड़ों के ऊपर जंगल भी होते हैं तो सरकारी संपदा हुई। तो लेकिन सरकारी संपदा मतलब कोई सरकारी संपदा पे चूँकि लोकतंत्र है तो उसमें जन भागीदारी होती है। भाई जैसे रेलवे वगैरह में लिखा नहीं होता कि आपकी संपत्ति है तो रेलवे सरकारी उसका किराया देके जा रहे हैं, लेकिन उसमें लिखा होता कि आपकी संपत्ति है, आप इसको स्वच्छ रखें। तो वैसे वही सेम चीज़ जल जंगल पहाड़ पे भी लागू होता। ठीक है, सरकारी है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से उसे काट नहीं सकती, बेच नहीं सकती। तो बहुत बड़े आंदोलन पे गौरा देवी ने खड़ा किया और वहाँ पे भी सरकार जो है अपना आदेश निरस्त करना पड़ा कि नहीं, ऐसा आप नहीं काटोगे नहीं। फिर 1974 में दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी का आपने नाम सुना हुआ, जेपी आंदोलन चालू हुआ। वो बिहार के एक मुख्यमंत्री होते थे अब्दुल गफूर साहब, उनके विरोध में। तो वो विरोध, क्योंकि इंदिरा जी हठी नेता थी, जेपी साहब की बात उन्होंने नहीं मानी, तो वो एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा हुआ देश में, पूरे देश में, कि वो अड़ गए कि नहीं, इनको अब्दुल गफूर साहब को हटाओ। इंदिरा जी अड़ गई कि नहीं, मैं इनको नहीं हटाऊंगी। तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नाम से नेतृत्व किए, जेपी आंदोलन के नाम से फेमस है, हालांकि उसका नाम था संपूर्ण क्रांति आंदोलन। और जेपी साहब दिल्ली में आके बैठ गए और बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। और उसका इंदिरा जी चूँकि नहीं झुकी थी, जिसका नतीजा रहा कि इंदिरा जी को चुनाव हारना पड़ा। कांग्रेस
और देश की आज़ादी बाद पहली बार गैर कांग्रेसियों की सरकार बनी, यानी जनता दल की सरकार बनी। उनको ओजेपी आंदोलन की वजह से ही उनको हारना पड़ा, चुनाव हार गई थी इंदिरा जी ने। 1980 में जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था। ये उड़ीसा झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में वही जैसे भी बताया था मैंने, जंगलों, क्योंकि जंगल, जल, नदी, समुद्र, इन सबका मालिकाना हक सरकार के पास होता, तो वो ये नेतृत्वहीन था, कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। लेकिन वहाँ जो जंगलों के अंदर जो आदिवासी रहते थे उन्होंने खुद ही उसका विरोध किया और सरकार उनकी बात को मानना पड़ा, और उस आदेश को भी उन्होंने फिर बाद में निरस्त कर दिया कि नहीं ठीक है, और इसको हम जो है हम जंगल नहीं काटेंगे। दोस्तों 1985 में चालू होता नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी एक है हमारे यहाँ की, और इसमें जो सरकारें बांध बनाती हैं, तो चूंकि जहाँ बांध बनता वहाँ पे नदियों के जल बहुत बड़े क्षेत्रफल में इकट्ठा होता, फिर वहाँ से मतलब पानी से बिजली बनाई जाती है और बिजली अलग अलग प्रदेशों को स्थानांतरित की जाती है। तो जहाँ पे बांध बनाया जाता है वो चूँकि वहाँ पे कोई 2-4 वर्ग किलोमीटर का एरिया नहीं होता, वहाँ मतलब 10-20-50 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर किया जाता है। तो वहाँ पे चूँकि नदियों के किनारे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको सरकार ऐसे फ्री में भगा रही थी, भाई आप लोग यहाँ से खाली कर दो, यहाँ हम बांध बनाना चाहते हैं। तो उसका विरोध हुआ और बहुत बड़ा विरोध हुआ, और उनकी सरकार को उनकी मांगनी पड़ी कि भाई यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनको पहले पुनर्स्थापित करो, कहीं इनको रहने के लिए जगह दो, ये जो यहाँ पे खेती कर रहे हैं इनको खेती की ज़मीन दो, और उसके बाद आप बात बनाओ, हमें कोई इतराज़ नहीं। बाद में सरकार को बात माननी पड़ी थी। अभी ये तो आप लोगों को भी ध्यान में होगा कि 2011 में जन लोकपाल के नाम से अन्ना हजारे जी, कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, देश का नेतृत्व कर रहे थे, और दिल्ली में आकर के वो बैठ गए रामलीला मैदान में, और उनके सहयोगी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हैं, केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, किरण बेदी जी, प्रशांत भूषण, ये सारे बहुत सारे लोग मिल करके उस आंदोलन को बहुत विकराल रूप ले लिया। वहाँ भी सरकार जो हट कर गई, और वो चाहती तो वार्तालाप करके उस आंदोलन को ख़त्म कर सकती थी। तो उस आंदोलन को कोई उस टाइम तो नतीजा नहीं निकला कि उसका, भाई सरकार बात मानी नहीं, वो आंदोलन भी ख़त्म हो गया, तो कोई उसका नतीजा नहीं रहा कि वो सरकार हो जाए। लेकिन उसका खामियाजा 2014 में मनमोहन सिंह जी की भुगतना पड़ा, वो सरकार चली गई, आप लोगों को पता है। उसके बाद श्री मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और शीला दीक्षित को बड़ी बुरी हार हुई, क्योंकि वो आंदोलन दिल्ली में था, तो दिल्ली वालों को विशेष फोकस उस पर हुआ। तो दिल्ली केजरीवाल जी उसी जन लोकपाल आंदोलन का फायदा उठाया, और उन्होंने एक अपना राजनीतिक दल बना लिया, आम आदमी पार्टी, और उसके खड़े हो गए। तो जनता को ये लगा कि ये आदमी बहुत ठीक है, ये जन लोकपाल मांग रहे हैं, और ये सब कुछ दिल्ली में वो सब कुछ कर देंगे जो और शीला दीक्षित या और कोई नहीं कर सकता। और बड़ा अपार बहुमत से इनको जीत दिला करके जनता ने इनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो उस आंदोलन का नतीजा तत्काल तो नहीं मिला कि भाई आप सरकार 5 साल बन गई है, आप कितने आंदोलन कर लो, क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो सरकार की मर्जी है, स्पष्ट बहुमत से बैठे हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे, कर कुछ नहीं सकते हो। लेकिन उसका आगामी जो परिणाम होता है वो बड़ा, और कांग्रेस की बड़ी दुर्गति हुई कि यहाँ दिल्ली में उनका खाता भी नहीं खुल पाया, और केंद्र से भी उनको सत्ता से हाथ गंवानी पड़ा। उसी दौरान एक निर्भया आंदोलन चला था, वो नेतृत्व विहीन था, उसका कोई नेता नहीं था, लेकिन वो भी एक जन आंदोलन के तौर पे, ये 16 दिसंबर की घटना थी, तो वो भी एक जन आंदोलन के रूप में उभरा, और बहुत बड़ा विरोध हुआ, पूरे देश में उसका विरोध हुआ। तो उसका भी खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ा। हालांकि जैसे ये घटना हो गई थी, तो सरकार जितना कर सकती थी बहुत जल्दी उनकी सबकी गिरफ्तारी हुई, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको अपने अंजाम तक पहुंचना पड़ा, और उस बिटिया बेचारी को बचाने के लिए सिंगापुर तक भेजा गया एयर एम्बुलेंस से। तो जितना सरकार कर सकती, लेकिन एक जन आक्रोश, बहुत तगड़ा आक्रोश हो गया था जनता के अंदर कि नहीं, ये चीज़ ऐसा कैसे हो गया। तो अच्छा वो चीज़ हुआ। फिर उसके बाद CAA सिटीजन अमेंडमेंट बिल सरकार, केंद्र सरकार लेके आई, मोदी सरकार,
और क्योंकि जब वैसे में भी मैंने पहले बताया कि जो सत्ता में रहता आप कितने बड़ा आंदोलन कर लो, उसका क्या कर सकते हो, वो पूर्ण बहुमत से बैठे हैं, आप आंदोलन नहीं कर सकते हो, कर कुछ नहीं सकते हो। तो उसके विरोध में शाहीन बाग, एक दिल्ली का ही एक क्षेत्र आता शाहीन बाग, यहाँ पे वो पूरे देश का आंदोलन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली का आंदोलन ऐसा हुआ कि मतलब कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी उस आंदोलन को ख़त्म नहीं करा पाई, और उसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी का दिल्ली में जैसे आने का अगर कोई चांस था तो वो चांस ख़त्म हो गया और दिल्ली में सत्ता में नहीं आ पाई। उस आंदोलन का भी कोई रिजल्ट नहीं आया, ना सरकार ने उनकी बात मानी, ना सरकार उनसे कोई कंप्रोमाइज़ किया, ना उनको कोई मनाने गया, अपने आप ही बैठे, अपने आप ही उठ गए, पता नहीं कैसे उठे, पता नहीं कैसे बैठे, भगवान जाने। लेकिन कुल मिलाकर के उस आंदोलन का भी नतीजा कोई नहीं निकला था, लेकिन उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई थी दिल्ली में, उनको भुगतना ये पड़ा कि उनको दिल्ली से साफ हो गए, कांग्रेस तो पहले साफ थे। अब दोस्तों अभी तो हाल ताज में 6-7 महीने से किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं किसान, और हमें लगता है कि इसका नतीजा, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि इसका भी नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। मतलब वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या सपा बसपा, किसी को भी केंद्र में बैठा दो, वो एमएसपी रेट नहीं दे सकती है कोई भी सरकार। इतना अनाज खरीद करेगी क्या? मतलब आपसे 20 रुपये किलो में धान खरीदूंगा, गेहूं खरीदूंगा, और 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो गेहूं बांटूंगा गरीबों को? क्या कोई आदमी खरीद के क्या करेगा इतना? कोई भी सरकार नहीं खरीद सकती। ये सब बेकार की बातें होती हैं। ना ही केंद्र सरकार इनकी बात मानेंगे किसानों की, सब ऐसे। लेकिन नहीं मानना का मतलब ऐसा नहीं किसानों की हार हो गई, उसका नतीजा कहीं कहीं निकलता है। जैसे अभी करंट में बंगाल चुनाव हुआ, किसान आंदोलन के बाद बंगाल चुनाव हुआ। अब बंगाल में मैं नहीं कह रहा हूँ किसान आंदोलन को जैसा हार हुई, लेकिन ये लोग किसान भी तो वहाँ गए, ये तो यही कहेंगे ना कि भाई हमारे जाने को जैसे हमने ममता जी को जिता लिया, तुम्हें देखो हरा दिया। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, इस किसान आंदोलन का भी फर्क पड़ेगा। इस किसान आंदोलन का भी नतीजा कहीं न कहीं सरकार के ऊपर पड़ेगा। अब इनकी कुछ न कुछ अंदरूनी रिपोर्ट आई थी अभी परसों, मैंने सोशल मीडिया पर देखा। खैर मैं इतना ज्ञाता नहीं हूँ कि मुझे क्या, मेरे पास रिपोर्ट आ रही है क्या, कि उत्तर प्रदेश का जो इंटरनल सर्वे आरएसएस का हुआ, उसमें अंडर 100 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पा रही। तो अभी इनकी बहुत बड़ी बैठक हुई केंद्रीय में, जिसमें प्रधानमंत्री जी शामिल हुए, गृह मंत्री जी शामिल हुए, और नड्डा जी शामिल हुए, और होश बोले जी जो आरएसएस के सरसंघ कारवा जी हैं वो शामिल हुए, और जो संघ के बड़े नेता हैं। तो उस पर बड़ा विचार मंथन हुआ। और उत्तर प्रदेश, क्योंकि इनको पता है कि कहीं न कहीं इसका कुछ न कुछ तो चुकबुगाहट होगी। चलो 100% ना सही होगा, कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। जब भी उत्तर प्रदेश चुनाव अभी 8 महीना बचे हैं, और 8 महीना पहले तैयारी करनी चालू कर दिए, तो कहीं न कहीं के अंदर चुकबुगाहट है इस चीज़ का। क्योंकि मोस्टली पश्चिमी यूपी किसान बैठे हुए हैं उस आंदोलन में, जो उस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, इसका कहीं न कहीं खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस आंदोलन का नतीजा भी कोई नहीं निकल सकता। सरकार चाह करके भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। तो कितने आंदोलन मैंने देखा, जो मैंने अभी आज मैं पढ़ रहा था बहुत सारी चीज़, तो स्वतंत्रता के बाद में कितने आंदोलन जहाँ पर सरकार झुक गई, छोटी मोटी मांग थी उसको मान लिया गया, भाई चलो पेड़ कटाई नहीं करूँगा जी, चलो नर्मदा अगर मैं बांध बनाऊँगा तो उन गरीबों को, उन मजदूरों को कहीं न कहीं मकान बना के दे दूंगा, उनको कहीं न कहीं छोटी मोटी खेती लायक ज़मीन दे दूंगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ी मांग है। पूरे देश में एमएसपी की कीमत कौन दे सकता है? कोई भी सरकार नहीं दे सकती है। तो ये एक अतिशयोक्त है, ऐसे कह सकते हैं हम, दे कोई नहीं सकता है। इतना फंड ही नहीं आएगा, इतना कहाँ, किस सरकार पर इतना पैसा आएगा जो तुमसे खरीदेगा और उसके बाद में 1 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूँ बेचता फिर? कोई नहीं कर सकता है नतीजा। लेकिन हाँ, इन बड़े आंदोलनों का दूरगामी परिणाम जरूर निकलता है, और दूरगामी परिणाम मुझे दिखना चालू हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, आज मैंने इसको शेयर किया। आज मैं बहुत सारा पढ़ाई इस पर पढ़ा हूँ कि जो आंदोलन हुए, इन आंदोलनों का नतीजा क्या निकला, कितने आंदोलन सरकार मानी, कितने आंदोलन सरकार नहीं मानी। तो नहीं मानने का भी मैंने परिणाम देखा था, मानने का भी परिणाम देखा था। तो कुल मिलाकर के
अभी तक का आंदोलन, किसान आंदोलन सफल होता है कि नहीं सफल होता है, भगवान जाने, सरकार जाने, किसान जाने, लेकिन कुल मिलाकर के इसका नतीजा दूरगामी परिणाम में परिवर्तित जरूर होगा। धन्यवाद।